नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो विज्ञान का 4 अध्याय है, पौधे की कहानी, स्टोरी ऑफ प्लांट, प्लांट की क्या कहानी होती है, इस अध्याय के माध्यम से हमें जो सो जानकारी मिलेगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक एक जो सो टॉपिक को लेकर जो सो आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तब आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, स्टोरी ऑफ प्लांट यानी कि पौधे की कहानी। देखिए, कोई भी अध्याय को शुरू करने से पहले हम उस अध्याय का हेडिंग को समझते हैं कि इस अध्याय का नाम जो है सो पौधे की कहानी क्यों रखा गया है। देखिए, हर चीज़ का कहानी होता है। अगर मनुष्य का कहानी देखा जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन पौधे की कहानी यानी कि पौधे की कहानी, पौधे कैसे बनते हैं, पौधे कैसे उगते हैं, पौधे में क्या क्या होता है, ये सब उसके बारे में बताया जाएगा। तो वही उसका कहानी हो जाएगा। ठीक है, किसी के बारे में जानना उसका कहानी तो ही होता है। तो वही बात है बस। अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है हमने पिछले कक्षा में पौधे के विभिन्न भागों को जाना है। हमने जो है सो पिछले कक्षा में 5 क्लास में जब आप थे तो वहाँ जो है सो क्या पौधे के विभिन्न भागों में आपने जाना है। जैसे कि क्या जाना होगा, जैसे कि पौधे के पुष्प क्या होता है, तना क्या होता है, जड़ क्या होता है, पत्तियां क्या होता है, इसके बारे में आप जाना होगा। ठीक है, अब आगे कहा जाता है विद्यालय के आसपास अपने जिन पौधों को देखा है उनका चित्र अपने कॉपी पर बनाइए और उसमें रंग भरिए। कक्षा में चर्चा कीजिए कि किस पौधे का तना मोटा होता है तथा किसका पतला होता है और कुछ झाड़ीदार, लतेदार एवं विशाल वृक्ष होते हैं। सही बात है। आप देखेंगे कि कोई पौधा का तना जो सो मोटा होता है, किसी का पतला होता है और कुछ झाड़ीदार होते हैं और कुछ विशाल वृक्ष बनते हैं। अर्थात अगर प्राकृतिक में देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा है कि हमें पौधों से ही मिलता है। हम जो सो डायरेक्ट पौधे पर निर्भर हैं, अर्थात पौधा ना हो तो हमारा जो सो जीवन का अस्तित्व भी नहीं होगा। यानी कि पौधे हमारे लिए बहुत ही क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसी कारण से पौधे के बारे में, पौधे की कहानी के बारे में जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए पौधे की क्या होता है, पुष्प होता है, ये पुष्प है, ये फल है, ये तना है, ये पत्ती है और ये जड़ है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ जो सो जड़ है ये, और ये पत्तियाँ हैं, उसके बाद ये फल होती हैं और ये पुष्प होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहा जाता है। देखिए, आइए हर क्या बोला जाता है, हर व्यंजन बनाएं। ये जो सो आप पढ़ लीजिएगा खुद, इसे जो सो आप बना सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, इसे जो सो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये उतना जो सो ये आपको बताने लायक है नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा कैसे क्या किया जाता है, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद अब आगे कहा जाता है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। अब हमें देखना है कि शाक क्या होता है, झाड़ी क्या होता है और वृक्ष क्या होता है। कहा जाता है क्रियाकलाप 1, विभिन्न पौधों के चित्रों को देखकर अपने अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सारणी को भरिए और शिक्षक पौधे के चित्र को दिखाएंगे एवं सारणी को भरने में सहायता करेंगे। आपको शिक्षक जो है बहुत से पौधों को दिखाएंगे और सारणी को भरना है। ठीक है, कि उसका क्या क्या भाग है देखते हैं। लेकिन देखिए, कहा जाता है बरसों, बाँस, सरसों, बाँस। ठीक है, हरा होता है, कोमल होता है, मोटा होता है और कठोर होता है। फिर आगे कहा जाता है साग कहाँ से निकलती है, तने से निकलती है, तने के ऊपर से निकलती है। ये सब जो सो आपको भरना है। फिर बाँस आता है, बाँस हरा होता है, कोमल नहीं होता है, मोटा होता है, कठोर होता है और तने के आधार से निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि एक वृक्ष को आप देखिए और या कोई भी वृक्ष पौधा को देखिए और इस जो है सो क्या बोल सकते हैं, इसमें जो है सो इस बॉक्स में भरिए। ठीक है, अपने कॉपी में आप नोट करके इसे कर सकते हैं। अब आगे कहा जाता है इन लक्षणों पर गौर कीजिए। विभिन्न प्रकार के पौधे की विभिन्न विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं के आधार पर पौधे को तीन संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। यानी कि अगर पौधा को देखा जाए तो पौधे जो सो बहुत अलग अलग सबके तरह की विशेषताएं सब पौधे में पाई जाती है, लेकिन जो सो इन पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक साग, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष के रूप में। झाड़ी आप जानते हैं और साग जो कि जिसमें जैसे कि साग के अंदर क्या हो जाता है,
जैसे कि सरसों का जो लगाया जाता है वो हो गया। फिर वृक्ष तो आप जानते ही हैं कि जो पेड़ जो पौधा बनता है और पौधा से जो बड़ा वृक्ष बन जाता है उसे वृक्ष कहते हैं, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है शाक। सबसे पहले शाक को लिया गया है। शाक क्या है समझिएगा। कहा जाता है अपने सारणी में हरे कोमल तने वाले पौधे को पहचान कर अंकित किया था, इन्हें शाक कहते हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए शाक का क्या विशेषता है ये आप समझ लीजिए पहले। देखिए यहाँ से आपको मैं हेडलाइन कर देता हूँ, ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अपने सारणी में हरे, क्या हरे यहाँ से, ठीक है, हरे कोमल तने वाले पौधे को पहचान कर अंकित किया था, इन्हें हम शाक कहते हैं। शाक के अंदर क्या, सरसों था, ठीक है। सरसों का जो सो पौधा शाक के अंदर आता है। और ये ऐसे सामान्य छोटे होते हैं, ठीक है। ऐसे जो सो शाक जो होते हैं वह छोटे ही हमें मिलते हैं। अब आगे कहा जाता है झाड़ी। शाक तो हो गया जो 3 भागों में बांटा गया था, उसमें से एक शाक था, दूसरा झाड़ी था और तीसरा वृक्ष था। अब झाड़ी समझिएगा। इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप के निकलती है और तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। ऐसे पौधे झाड़ी कहते हैं। और ये पौधे जो सो क्या कहा जाते हैं, झाड़ी, यानी कि इसमें जो सो इनके तने जो होते हैं वो मोटा नहीं होते हैं। और आगे कहा जाता है ये कठोर लेकिन ज़रूर होते हैं, और इसे हम शाक कह देते हैं, सॉरी इसे हम झाड़ी कह देते हैं, ठीक है। अब अगला आता है वृक्ष। वृक्ष समझिएगा क्या होगा। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने दृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलता है और इन्हें वृक्ष कहते हैं। देखिए वृक्ष का एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्या होता है, ज़मीन से यानी कि धरती से जो सो बहुत ऊंचाई पर जाके जो सो इसका तना फेंकता है, तना निकलता है, और इसी कारण से हम जो इसे क्या कह देते हैं, इसे वृक्ष कह देते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए वृक्ष के बारे में आपने देख लिया कि वृक्ष किसे कहते हैं। अब आगे आता है, समझिएगा। कहा जाता है निम्नलिखित पौधों को उनके वर्गों में बांटिए और नीचे की सारणी में अंकित कीजिए। कि जो पौधे दिए गए हैं आपको नीचे उदाहरण के रूप में, उन्हें निम्नलिखित सारणी में लिखना है आपको, और उनके जो किस तरह के वो शाक है, झाड़ी या वृक्ष हैं, उन्हें उस कैटेगरी में लिखना है। तो आम, पालक, बथुआ, सखुआ, लौकी और जो नीचे उदाहरण दिए हुए ये सबको जो किस कैटेगरी के पौधे हैं इसे आप खुद लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तब फिर कमेंट में आप जो इसको कमेंट कीजिएगा, आपको हम वहाँ बताएंगे, ठीक है। अब आगे कहा जाता है तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग होता है, यानी कि जो पौधे का सबसे मजबूत भाग होता है वह क्या होता है, तना होता है। और इसे स्तंभ भी कहते हैं। तने में गांठ जैसी संरचना होती है। तने में अगर आप देखेंगे तो गांठ जैसी संरचना होती है, उसे पर्व संधि कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से, संधि का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। पर्व संधि इसे कहते हैं। देखिए पर्व संधि यहाँ इसे कहते हैं, ठीक है। और इसे पर्व कहते हैं। इसे पर्व संधि के द्वारा ये जुड़े होते हैं, कौन, तना एक दूसरे से। फिर आगे कहा जाता है निकटतम दो पर्व संधि के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। और ये दूब घास, गन्ना, मक्का तथा बांस में आदि में ज़्यादा देखा जाता है। दूब घास हो गया, बांस में, मक्का में और जो सो गन्ना में ज़्यादा खास कर ये देखा जाता है, क्या, पर्व संधि। अब आगे क्रियाकलाप है दूसरा। कहा जाता है आवश्यक सामग्री ले 2 गिलास जल लेना है आपको। जल लाल एवं नीला स्याही का एक ब्लेड तथा सफ़ेद फूल वाला पौधा लीजिए, ठीक है, पौधा लेना है। फिर आगे कहा जाता है क्रियाविधि। कहा जाता है सफ़ेद फूल वाली एक शाखा लीजिए, सफ़ेद फूल वाली की एक शाखा लीजिए और उसे एक गिलास में रखिए तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दीजिए। अब दूसरी शाखा लंबाई के अनुदिश आधी दूसरी तथा दो भागों में काटिए और एक भाग को दूसरे गिलास में चित्र अनुसार रखिए और दूसरी गिलास में नीचे स्याही की कुछ बूंद डाल दीजिए। नीचे क्या करना है, स्याही की कुछ बूंद को डाल देना है, ठीक है। अब आगे कहा जाता है कुछ देर बाद इसे बाहर निकालिए। अब इसकी शाखा को छील दीजिए और बाहर निकाल के इसकी शाखा को क्या करना है, छील देना है। कहा जाता है क्या दिखाई दिया, पानी पहले गिलास में फूल वाली शाखा पर क्या प्रभाव पड़ा, दूसरी गिलास के फूल की शाखा पर क्या प्रभाव पड़ा और शाखा पर दिखाई देने वाली लाल एवं नीले स्याही तने का संवहन दर्शाता है। जो संवहन होता है उसी को वो दर्शाता है, ठीक है। अब आगे है तने का कार्य।
तना का क्या कार्य होता है समझिएगा। इस क्रिया कहा जाता है, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है। जल जो सो तना से ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है, यानी कि संवहन बोल सकते हैं या परिवहन बोल सकते हैं, करता है। लाल एवं नीला स्याही की भांति जल में विलीन खनिज लवण के साथ साथ तने के ऊपर पहुंच गया। जो उसमें स्याही लाल डाला गया था वह तने के माध्यम से ऊपर पहुंच जाता है। फिर आगे कहा जाता है, जो आपने एक्सपेरिमेंट आपको आगे क्रियाकलाप करके दिखाएं उसमें आगे कहा जाता है, जल तथा खनिज तने की पतली नलियों द्वारा पत्तियों तक पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है। कौन? तना। यानी कि तना का कार्य क्या होता है, पूरे पौधे में या पूरे वृक्ष में जो है सो तने के माध्यम से ही पूरा पत्ते तक जो सो भोजन पहुंचाया जाता है। यानी कि भोजन के रूप में अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन, जल, खनिज लवण, यही सब जो सो मिट्टी से पूरा तने के माध्यम से हर जगह पहुंचा लेते हैं। अब अगला क्रियाकलाप है, कहा जाता है एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। ठीक है, और चित्र अनुसार एक ही स्थान पर दबाकर पकड़िए। अब आगे कहा जाता है अपनी पेंसिल की तिरछी कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे उसे रगड़िए। ठीक है, जैसे जैसे आपको कहा जाता है वैसे सब आपको करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ रेखा के साथ छापा दिखाई देता है? हाँ, आप देख सकते हैं कि रेखा के साथ जो है कुछ छपा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे कहा जाता है क्या यह छाप पत्ती की तरह है? आइए पत्ती के विभिन्न भागों को समझते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह पर्वधारा कहलाती है। पत्ती के चपेटे हर भाग को पर्वधारा कहते हैं तथा पर्वफलक तथा पर्वधारा के बीच डंठलनुमा भाग पर्ववृत्ता कहलाता है, और जो डंठलनुमा भाग होता है वह पर्ववृत्ता कहलाता है। अभी आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि किसको कौन सा भाग का नाम क्या है, वो स्पष्ट रूप से यहाँ देख लीजिएगा। कहा जाता है पत्ती के रेखांकित संरचना को सिरा कहते हैं, और पत्ती के जो रेखांकित संरचना होती है उसे सिरा कहते हैं। आप देखिए, ये सिरा होता है, ये पर्व फलक होता है, और ये फिर से ये शीर्ष होता है, ये सिरा होता है। ठीक है, ये सिरा होता है। अब आगे है पर्वधारा और दूसरा है पर्व वितरण। ठीक है, पर्व वितरण इस प्रकार से है। अब देखिए, कहा जाता है क्या आपको पत्ती के माध्यम से एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं, और उसी को जो सो मध्य सिरा जो मोटी होती है उसे मध्य सिरा कह देते हैं पत्ती का। और पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। घास के पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, और घास की जो पत्ती होती है उसमें यह सिरा एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, और सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास भी कहते हैं। ठीक है, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, आप यहाँ आप देख सकते हैं। अब कहा जाता है पत्ती का सिरा विन्यास। ठीक है, समझिएगा। कहा जाता है पत्ती के कार्य। आइए अब क्रियाकलाप के माध्यम से पत्ती के कार्य को समझें। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री ले। कहा जाता है साग, कोई साग पौधा पॉलीथीन के दो पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो, और इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे पौधे को लेना चाहिए। ठीक है, जो आपको इस क्रियाकलाप करने के लिए कहा जा रहा है वैसे से आप कीजिएगा। आगे कहा जाता है किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली में ढक कर धागे से बांध दीजिए, और दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए, और कुछ घंटे बाद अवलोकन कीजिए, और कुछ घंटे के बाद जो सो इसे आपको फिर से देखना है। कहा जाता है क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देगी आपको। कहा जाता है किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है, क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई, और यह जल की बूंद जो सो कहाँ से आई, ये आपको पूछा जाता है। नोट समझिएगा कहाँ से आई। क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिए, और क्रियाकलाप करने के बाद जो सो पॉलीथीन की थैली को हटा दीजिएगा, नहीं तो वह वृक्ष या जिस पौधे पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वह जैसे के तैसे रह जाएगा, आगे वह वृद्धि नहीं कर पाएगा।
अब देखिए क्या होता है, जल की यह बूंदें पत्ती के जल वाष्प के रूप में निकलती है, और यह जो जल निकलती है, जो बूंद बूंद के रूप में प्लास्टिक में जमा हो जाती है, वह जल वाष्प के रूप में निकलती है, और उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, कह देते हैं। और इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं, और इस प्रकार से जो सो हमारे जो वायुमंडल के या हमारे जो इन्वायरमेंट के पेड़ पौधे हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है सो क्या करते हैं, वायुमंडल को जल देते हैं, और वहाँ से जल जो सो वाष्पोत्सर्जन होकर फिर वह बादल बनता है। अब कहा जाता है आगे, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, कि पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है समझिएगा। कहता है पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत पेड़ पौधा है। सही बात है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, लगभग सबका देखा जाए तो वह जो है सो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है सो कि इस पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर। अगर पेड़ पौधा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, यह बात जो सो स्पष्ट है। कहता है प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा, देखिए समझिएगा प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों के मौजूद हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड बनाते हैं, तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है कौन, पेड़ पौधे। और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो सो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो है सो पेड़ पौधे क्या करते हैं समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश, और फिर उसके बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वही ऑक्सीजन जो सो हम लोग लेते हैं। और इस रिएक्शन को आप जो सो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको पूछ लिया जाएगा। अब अगला क्रियाकलाप, पांचवा क्रियाकलाप है। ठीक है, समझिएगा क्रियाकलाप को। कहा जाता है एक बीकर लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, और फिर आगे कहा जाता है कई जल पौधे जैसे कि हाइड्रिया और बीकर की पेंदी में रखिए, और कीप को उल्टाकर उस पर रख दीजिए। अब पानी के भरे प्रणाली को इस प्रकार रखिए कि उसमें हवा प्रवेश ना करे, और उसमें इस प्रकार रखना आपको कि वह उसमें हवा जो सो प्रवेश नहीं करे। आपको यहाँ चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि कीप को जो सो किस प्रकार अंदर से इस प्रकार दबा के पौधे को रखा गया है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं निकलना, और पानी से भरा बाल्टी है, और आगे कहा जाता है उल्टाकर रखा कीप है और जलीय पौधा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ रखा हुआ है। कहा जाता है पूरा उपकरण धूप में रख दीजिए, और इस पूरे को जो सो धूप में रख देना। और हम देखते हैं कि जलीय पौधे में गैस के बुलबुले निकलकर प्रणाली के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाती है। और जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तब देखते हैं कि जो पौधा नीचे कीप से दबाया हुआ है, वह जो सो पूरा उससे गैस रिलीज होकर जो सो क्या हुआ है, पूरा ऊपर जम चुका है। आगे कहा जाता है समझिएगा, कहा जाता है प्रणाली को ऊपरी हिस्से में जमा हो जाती है, और फलस्वरूप पानी का तल नीचे की ओर खिसक रहा है, और पानी का तल जो है सो नीचे की ओर खिसक जाता है। और गैस के भरी हुई प्रणाली में मुंह को अंगूठे से दबाकर बाहर निकाल लीजिए, और जो गैस उसमें भर गया है उसे प्रणाली से निकालकर अंगूठे से जो दबाकर बाहर निकाल लीजिए। अब कहा जाता है जलती हुई तीखी या अगरबत्ती को प्रणाली के पास लाइए, और प्रणाली का मुंह खोल दीजिए, और प्रणाली का मुंह खोल देना अगरबत्ती या मोमबत्ती को सामने लाकर जलती हुई मोमबत्ती को। आप देखते हैं कि तीखी की अगरबत्ती की लो तेज हो रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रणाली में ऑक्सीजन गैस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है, और इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो हमें गैस मिलता है वह ऑक्सीजन गैस होता है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस किसी भी आग को क्या करता है, जलने में मदद देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर होता तो ऑक्सीजन तो जो सो मोमबत्ती को बुता देता। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन गैस होता है। अब आप फिर से क्रियाकलाप करने को कहा जा रहा है। क्रियाकलाप 6 है, और पत्ती का परीक्षण समझिएगा। इस क्रियाकलाप को कहा जाता है पौधे युक्त एवं गमले को 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। ठीक है, 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए, और इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, और आंशिक रूप से काले कागज को ढककर पत्ती को तोड़कर शिक्षक
की सहायता से मंड परीक्षण कीजिए। और पत्ती को तोड़कर जो सो क्या करना है, मंड परीक्षण हमें करना है। अब समझिएगा परीक्षण क्या है। आवश्यक सामग्री पत्ती, सीट, बीकर और प्रखनली, बर्नल, जल और प्लेट एवं आयोडीन विलयन लेना है। ठीक है। अब क्रिया विधि। प्रखनली में एक पत्ती एवं उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालिए, जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूब जाती है और पत्ती उसे पूर्णतः डूब जाए, इस प्रकार लेना है। और इस प्रखनली को जल से आधे भर के बीकर में रख दीजिए और बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक कि पत्ती के रंग हरा पूर्णतः बाहर ना निकल जाए। और पत्ती को तब तक गर्म करते रहना है जब तक कि उसमें जो हरा रंग है वह जो सो बाहर निकल ना जाए। अब आगे कहा जाता है, अब पत्ती को प्रखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दीजिए और जल से भली भांति धोइए और जल से उसे आराम से धोना है। उसको कहा जाता है, इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाल दीजिए और कुछ आयोडीन के बूंद डाल देना है। अब कहा जाता है, आप देखेंगे कि पत्ती का रंग नीला या बैंगनी पड़ जाता है और पत्ती का रंग जो सो नीला या बैंगनी पड़ जाता है। इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है और पत्ती में क्या है, पत्तियों में मंड है। ठीक है। अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसमें मंड था, परीक्षण को देख लिया। अब आगे आता है रोचक बात। कहा जाता है, पत्ती के फलक में असंख्य छिद्र रंध्र पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रिया का संचालन करते हैं और इसे स्टोमक भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि पेड़ पौधे की जो पत्ती होती हैं उसमें जो सो पूरा छोटे छोटे छिद्र जिसे रंध्र कहते हैं, हजारों लाखों छिद्र उसमें होती है और इसी के कारण से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। अर्थात जो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो सो पानी की बूंद जो जम जाती है वह जो सो इसी रंध्र से बाहर निकल कर जमती है। ठीक है। अब आगे कहा जाता है, इन्हें रंध्र द्वारा पौधों की श्वसन क्रिया और संपन्न होती है जिससे वायुमंडल गैस का आदान प्रदान होता है और इन रंध्र के कारण ही जो सो पेड़ पौधे क्या कर पाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले पाते हैं। ठीक है। किसके कारण, रंध्र के कारण ही। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमें देखना है रूट, जड़ के बारे में। कहा जाता है, आगे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। दोनों प्रकार के पौधे में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, क्या यह अंतर क्यों और यह अंतर क्यों। सूखे पौधे को पानी नहीं दिया गया और हरा भरा पौधे पानी से प्राप्त करता है। देखिए, सूखे पौधे में पानी नहीं दिया जा रहा है लेकिन हरे भरे पौधा में जो सो पानी दिया जा रहा है। क्यों, आगे समझिएगा। देखिए, कहा जाता है, पौधे का कौन सा भाग पानी को ग्रहण करता है, यह भाग मिट्टी के अंदर होता है, इसे जड़ कहते हैं। और पौधे में अगर पानी चाहिए तो हमें पौधे के जड़ में पानी देना चाहिए, ना कि पत्तियों में, क्योंकि अगर जड़ में आप पानी देंगे, क्योंकि वो जड़ से ही जल को अवशोषित करता है। ठीक है। तो पौधे में जो पानी अवशोषित करता है वह जड़ होता है। फिर आगे कहा जाता है, निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और पौधे के इस भाग के बारे में और हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब क्रियाकलाप 7 कहा जाता है, आवश्यक सामग्री मक्का, चना, सेम के बीज, कपड़ा, कांच का या कटोरी, मिट्टी के छोटे गमले तथा जल लीजिए। ठीक है। जो आपको क्रियाकलाप में करने को और लेने को कहा जा रहा है उसे लीजिए। कहा जाता है, क्रिया विधि। गमले के मिट्टी अथवा दो कटोरियों लेकर उसमें भींगा कपड़ा रखकर कुछ सेम, चने व मक्के के भींगे बीज को डाल दीजिए। ठीक है। जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते जाइएगा। कहा जाता है, प्रतिदिन अवलोकन कीजिए कि यह भी ध्यान रखें कि बीजों के अंकुरन के लिए सभी अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध हो और जो परिस्थिति चाहिए बीज को अंकुरित होने के लिए वह सभी जो परिस्थितियाँ उसे चाहिए। अब कहा जाता है कि बीज के नन्हे पौधे बनने तथा प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कीजिए तथा उसमें चित्र भी नहीं अपनी अभ्यास पुस्तिका से बनाइए। आगे देखते हैं। कहा जाता है, इनमें आपने जड़ों की वृद्धि को देख लिया। आइए अब देखते हैं कि इनकी जड़ की संरचना एक जैसी होती है, इनमें अंतर होता है। हम देखते हैं कि मक्का के बीज के मूलाकृत की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और वह अनेक शाखाओं में रेशों की तरह विभाजित हो जाती है। ऐसे जड़ें
झगड़ा जड़ कहलाते हैं, रेशेदार जड़ कहलाते हैं। और ऐसे जड़ को क्या कह देते हैं, रेशेदार जड़ कह देते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो मक्का का जड़ जो होता है वह जो सो रेशेदार होता है, यानी कि पूरा पतला पतला रेशेदार जड़ होता है। ठीक है। चना और सेम के मुख्य जड़ होते हैं और छोटे छोटे पार्श्व जड़ें होते हैं, और छोटे छोटे उसमें भी पार्श्व जड़ होते हैं। कहा जाता है ये जड़ें गहराई तक जाती है और मूसला जड़ कहलाती है। और ये जड़ें जो सो पूरा गहराई तक जाती है, आप देख सकते हैं पूरा गहराई तक जाती है, और ये जो सो मूसला जड़ कहलाती है। अब अगला क्रियाकलाप को देखते हैं। देखिए, कहा जाता है खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर दीजिए। और जो खरपतवार को कुछ मिट्टी से जो आप निकालें उसे धोकर जो सो अलग कर दीजिए। फिर आगे कहा जाता है आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे की पत्ती के सिर विन्यास एक जड़ के प्रकार के एक रोचक संबंध है, और यह एक रोचक संबंध की तरह दिखाई देता है। समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होते हैं, और जलिका सिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ की तरह होता है। और अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी को भरिए। पौधे का नाम भरिए, सिरा विन्यास भरिए और जड़ के प्रकार की किस प्रकार का जड़ है, रेशेदार जड़ है या जो सो मूसलादार जड़ है। अब आगे कहा जाता है जड़ के कार्य क्या होता है ये समझिए। जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है। जड़ जो सो पौधे को मिट्टी में पूरा स्टेबिलिटी बना के रखती है। और आगे कहा जाता है जड़ें भोजन का भी संचय कराती है, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद और शलजम आदि में जो सो जिस प्रकार, जैसे कि हम लोग जो गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, वो जड़ ही खाते हैं, और उसी को खा के जो सो हम लोग अपना भोजन के रूप में खाते हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं कि जड़ को भी हम लोग खाते हैं। अब आगे पुष्प फ्लावर। दो चित्र दिए गए हैं, इसमें से कौन सी चित्र में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं। आपका उत्तर निश्चित बी है। आपका उत्तर जो है सो निश्चित बी है। पर क्यों? क्योंकि इस चित्र पुष्प दिखाई दे रहा है। पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। सही बात है। अगर किसी भी पौधे का आकर्षण और सबसे अच्छा भाग देखा जाए तो पुष्प ही होता है। क्योंकि आपके पास दो फिगर दिया गया है, तो आप इसमें से अंतर किसमें स्पष्ट कर सकते हैं? दोनों में से अच्छा से इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है सो इसमें पुष्प है, और पुष्प को देख के आप जो सो इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात ये है। अब आगे क्रियाकलाप फिर है 9वां क्रियाकलाप है। कहा जाता है अपने परिवेश में आने की परिवेश का अर्थ होता है आसपास में उपलब्ध किसी खुले हुए पुष्प का अध्ययन कीजिए। उसका चित्र अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाकर नामांकन कीजिए, और कुछ पुष्प को लीजिए और जो सो उसे चित्र बना के उसका जो सो नामांकन कीजिए। आगे कहा जाता है पुष्प के अंग। बाह्य दल। देखिए, बाह्य दल हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल जो सो हरे रंग के होते हैं, और काली की अवस्था में पुष्प की भांति अंग की सुरक्षा करते हैं। जो बाह्य दल होते हैं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, और जो इसके कारण से ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है। अब अगला आता है हमारा पंखुड़ी। पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। जो पुष्प का पूरा रंगीन भाग, जैसे कि लाल, जैसे कि ये है पंखुड़ी, आपको दिखाते हैं पंखुड़ी कौन होता है। ये जो होता है ये होता है पंखुड़ी। ठीक है, ये जो सो पंखुड़ी होता है, इसे पंखुड़ी कहते हैं। अब कहा जाता है यह पुष्प का सबसे आकर्षण भाग होता है पंखुड़ी फूल का, और परागन के लिए कीड़ों को आकर्षित करता है। ये भी परागन के लिए जो सो कीड़ों को पुष्प के पंखुड़ी ही आकर्षित करता है। और विभिन्न प्रकार के पौधे में पुष्प के पंखुड़ी की संख्या और रंग भिन्न होती है। सही बात है। अगर गुलाब का फूल देखा जाए तो उसका कलर अलग होता है और उसका पंखुड़ी भी अलग अलग होता है। फिर आगे पुष्प देखा जाए तो उसमें अलग अलग होते हैं। अब अगला क्रियाकलाप है 10वां क्रियाकलाप। कहा जाता है अपने परिवेश में उपलब्ध विभिन्न पुष्पों के चित्र बनाकर पंखुड़ी के रंग भरिए। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के चित्र जो सो आपके सामने दिया हुआ है, और इसके फूल को में जो सो इसका जो सो क्या कीजिए, रंग भरिए। कहा जाता है पुकेसर। पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना पुकेसर कहलाती है। जो धागे जैसी संरचना होती है उसे पुकेसर कहते हैं, और यह पुष्प का नर भाग होता है। और पुष्प का अगर यह भाग देखा जाए तो यह नर भाग होता है। आगे पुकेसर की
ऊपरी सिरा फूला होता है और पुष्प का ऊपरी जो सिरा होता है वह फूला होता है। और परागकोश कहते हैं और इसे हम परागकोश कह देते हैं, जिसमें परागकण होते हैं और उसमें परागकण भी होता है। और परागकण के नीचे का भाग तंतु कहलाता है और परागकण के जो नीचे का भाग जो होता है वह तंतु कहलाता है। ठीक है, अब आगे स्त्री केसर को समझिएगा। कहा जाता है पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के जो स्त्री केसर जो होता है उसे मादा भाग कह देते हैं। ठीक है, समझिएगा। पुष्प में भी जो इस प्रकार से डिफरेंट होते हैं। और यह पुष्प के मध्य में स्थिर होता है और पुष्प के मध्य में जो पुष्प जो होता है फूल जो है इसके मध्य में दिखाते हैं कहाँ होता है, समझिएगा। ये पुष्प है और पुष्प के बीच में जो यह स्थिर होता है। ठीक है, कौन? पुंकेसर। अब आगे कहा जाता है इसके तीन भाग होती है और नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जो नीचे का फूला हुआ भाग है वो अंडाशय, और अंडाशय में लगी डंठल जैसी संरचना वर्तिका और वर्तिका के अग्र भाग पर फूली हुई संरचना वर्तिका अंग कहलाती है। ठीक है, किस प्रकार से इसके अंग है ये आपको फूल के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से दिखाया जाएगा कि कौन क्या है। देखिए, ये अंडाशय होता है फूल का और ये होता है वर्तिका, और ये वर्तिका गण अंडाशय में बीजाणु होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला क्रियाकलाप देखते हैं, 11वां क्रियाकलाप। कहा जाता है अंडाशय के आंतरिक संरचना में अध्ययन के लिए इसे चित्र अनुसार काटिए और अंडाशय की काट को सूखने से बचने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें डाल दीजिए। कुछ जल की बूंदें डालना है और इसे आराम से काटना है। कहा जाता है आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय के आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए और जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसके माध्यम से जो अंडाशय के अंदर जो संरचना है उस संरचना को जो सो आप स्टडी करके देखिए पुष्प को काट के। ठीक है, किस प्रकार दिखता है ये आप सब वहाँ जो देख के समझ सकते हैं। दिखाई देता है यह बीजाणु है। इस भाग में चित्र बनाइए। देखिए, काटा गया तो इस प्रकार से जो सो अंडाशय निकलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आगे आता है, क्या कभी सभी फूल में सभी भाग पाए जाते हैं? क्या किसी फूल में इनसे भी अलग भाग मिले हैं? वास्तव में सभी फूल की संरचना हमेशा एक जैसी नहीं होती है। सही बात है। जितने भी पृथ्वी पर फूल है क्या सबकी संरचना एक जैसी होती है? नहीं। आप अगली कक्षा में इस संबंध में और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कि फूल का जो सो एक जैसी संरचना नहीं होती है। और अगली कक्षा के वीडियो जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में हमारा अवेलेबल है। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट देख के आप जो सो पूरा तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर देखिए। अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है चर्चा कीजिए कि पौधे की देखभाल हेतु जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं पौधे की जो सो देखभाल और जागरूकता के लिए। ठीक है, अब इस प्रकार से यह अध्याय जो सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके जाएं और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।